नमस्कार विद्यार्थियों। हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ रहे थे। केशव, चिंतामणि और भूषण, हम तीन प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप अब इस वीडियो में हम मतीराम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यदि रीतिबद्ध कवियों में रस सिद्ध कवि जो प्रसिद्ध हुए उनमें मतीराम का नाम सर्वोपरि है। तो मुख्य जो इनको मिली है उपमा वह रस सिद्ध कवि की मिली है। जैसे वो वीर रस के कवि थे भूषण, और केशव को हम कठिन काव्य का प्रेत कह रहे हैं, चिंतामणि को हम प्रवर्तक मान रहे हैं। तो इनके बारे में प्रसिद्ध उक्ति है कि इन्हें रस सिद्ध कवि माना गया है। रस सिद्ध कवियों में सर्वोपरि नाम जो है वह मतीराम का है। पूछ लिया जाता है कभी कभी निम्न में से किस कवि को रस सिद्ध कवि माना जाता है। 4 नाम दे दिए और आपके सामने एक मतीराम का नाम भी है, तो आपको पहचानने में अब दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात जो इनके बारे में है, हम शुरू से लेकर के चलते हैं, जन्म से ही बात को शुरू करते हैं और उक्तियों पर आएंगे, कृतियों पर आएंगे और कृतियों के आधार ग्रंथों पर भी आएंगे। सबसे पहले लेते हैं हम जन्म को। जन्म की बात करते हैं तो जन्म है 1607 ईस्वी। 1607 ईस्वी सन में ही सारी बातें बता रही हूँ अब, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का ऐसा कहना है कि मैम आप संवत ईस्वी दोनों बता देते हो, हमें दोनों याद होती है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहती कि कौन सा संवत था और कौन सा ईस्वी था। तो इस बार अब हम बात जो है वो समस्त बातें ईस्वी में ही करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यदि आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे, उनकी पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि समस्त जितने भी संख्याएं दी गई है, किसी के जन्म का वर्ष दिया गया है या अलंकारों की, रस की, छंदों की संख्या दी गई है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा आप। रस छंद की संख्या में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन यदि जन्म का वर्ष या मृत्यु का वर्ष दिया है तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां बात संवत में की गई है और दोनों में 57 वर्ष का फर्क है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको बंधुत्रय के बारे में बताया, चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ये तीन प्रसिद्ध भाई जो है, इन्होंने इनका जीवन रीतिबद्ध कवियों की तरह इन्होंने अपना जीवन जिया और तीनों को ही हम रस सिद्ध कवियों की और रस रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में रखते हैं। और तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। भूषण भी रसात्मक कवि हैं, मतीराम रस सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, और जो चिंतामणि है वो समस्त काव्यांगों पर लेखन के रूप में प्रसिद्ध है। और शुक्ल जी उन्हें रीति काल के प्रवर्तक भी मानते हैं, क्योंकि उनके बाद ही रीति ग्रंथों की श्रृंखला अविरल भाव से चल पड़ी थी, यानी उन्हीं के बाद ही समस्त रीति ग्रंथ लिखे गए, इसलिए उन्हें प्रवर्तक मानने के पीछे यदि ऐसा तर्क कहीं आपको मिले परीक्षाओं में, तो ये तर्क जो है रामचंद्र शुक्ल का है। जन्म वही टिकवापुर, कानपुर, चारों ही भाइयों का जन्म वहीं पर हुआ है। हम तीन कवि भाई और एक के बारे में नहीं पढ़ते क्योंकि उनका कोई साहित्यिक जीवन नहीं है। अब इन्होंने अपने एक वंश भास्कर नाम का जो इनका ग्रंथ है, वैसे वंश भास्कर जो है वो हम सूर्यमल मिश्रण का सुनते हैं। वंश भास्कर ग्रंथ में इन्होंने इनके भूषण और चिंतामणि के भाई होने का संकेत दिया। इन्होंने इनको बताया गया है वंश भास्कर में कि जो मतीराम कवि हैं वह भूषण और चिंतामणि के भाई हैं। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए कि तीनों भाई हैं, इस तरह का संकेत किस ग्रंथ में, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। अब आते हैं इनके रचना की ओर, इनकी रचनाओं की ओर। इनका जितना भी साहित्य जो इनके द्वारा रचा गया, उसमें 4 ही ग्रंथ हैं जिनके बारे में ज्यादा पढ़ने को मिलता है। और चूंकि दरबारी संस्कृति से संबंधित है, रीतिकाल के कवि हैं, तो किसी न किसी राजाश्रय में रह करके ही इन्होंने किसी ग्रंथ की रचना की हुई। और रचना तो की किसी न किसी राजाश्रय में रहकर, लेकिन उस राजा को, ये व्यक्ति को समर्पित किया, इस संबंध में भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो उनकी भी यहाँ पर बात करेंगे। 4 प्रमाणिक ग्रंथ हैं इनके, 4 ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं। वैसे तो बहुत से ग्रंथों के नाम सुनने में आते हैं, जब हम मतीराम का वर्णन सुनते हैं तो बहुत से प्रमाणिक, बहुत से ग्रंथों का नाम आता है जिनका मतीराम से नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन और कुछ उक्तियां भी, ये जो आप रीतिबद्ध कवि मेरे द्वारा पढ़ रहे हो और रीति सिद्ध कवि बिहारी के बारे में पढ़ा, अब आपको एक अलग से एक डायरी बनानी है और इन कवियों का के बारे में सारणी बनानी है, और साथ में इनकी कुछ उक्तियां जो परीक्षा में पूछी जाती है, या
आपके द्वारा जब इनके ऊपर टिप्पणी या कोई बड़ा सवाल लिखा जाए तो कुछ उक्तियों को आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा, तो उन उक्तियों को भी आप अलग से लिख करके याद करें। प्रमाणिक ग्रंथ इनके हैं 4। फूल मंजरी, अब इनके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में इनके बारे में बहुत बार सवाल बनता है। फूल मंजरी, रसराज बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, मतीराम द्वारा रचित। ललित ललाम, सर्वाधिक बार आरपीएससी में पूछा गया, आरपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया ग्रंथ जो है वो ललित ललाम है। और सतसई की श्रेणी में मतीराम सतसई। कभी कभी सवाल ऐसा बनता है परीक्षा में, आरपीएससी के पेपर में मैंने देखा है कि निम्न में से किस कवि द्वारा सतसई की रचना नहीं हुई। एक बिहारी का नाम दे दिया, मतीराम का नाम दे दिया, वृंद का नाम दे दिया और एक अलग से किसी और कवि का नाम दे दिया। तो इन तीनों ने तो सतसई की रचना की ही है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी ये जो रचना है मतीराम सतसई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन आपको बताने का उद्देश्य यहाँ पर यही था कि इस तरह का प्रश्न भी बनता है कि निम्न में से कौन से कवि द्वारा सतसई की रचना नहीं की गई। सतसई यानी 700 छंदों का संग्रह, है ना। तो पुस्तक का नाम पीछे इस तरह से सतसई, जिस प्रकार चालीसा लिखी जाती है, जिस प्रकार उसी प्रकार सतसई लिखी जाती है। 700 कुछ छंदों का समूह होता है। पहली बात करते हैं हम फूल मंजरी की के 1619 में इसकी रचना हुई है, 1619 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। और खास बात इसके है कि प्रत्येक दोहे में, दोहों में लिखी गई है, ये तो स्पष्ट ही हो गया होगा। और हम जानते हैं कि रीति काल में समस्त रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। बहुत कुछ ही हैं ऐसी जिनको अवधि भाषा में लिखा गया है, बाकी रीति काव्य जितना भी है, चाहे वो बद्ध सिद्ध मुक्त किसी को भी ले लीजिए, ब्रज भाषा में रचित है। प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है, इसीलिए इसका नाम फूल मंजरी पड़ा, फूल का नाम है। अब फूल का नाम दोहे में समाहित करने के पीछे उद्देश्य क्या है वो भी समझ लीजिए। श्लेषार्थ में, यानी उसका हम अगर श्लेष अर्थ लगाएं, श्लेष अलंकार आपने पढ़ा होगा, जहां पर एक शब्द के अंदर अनेक अर्थ चिपके हुए, श्लेष का मतलब ये चिपकना, यानी शब्द एक होता है उसके अर्थ कई निकलते हैं। तो यहाँ पर जो फूल का नाम दिया है वो श्लेषार्थ में एक नायिका का नाम ठहरता है, यानी जो फूल का नाम है वह क्या है, एक नायिका का नाम है। ये भी एक विचित्र बात है इनके इस ग्रंथ में, जो इनसे पहले किसी ग्रंथ में नहीं देखने को मिलती है। इसी में इन्होंने अपनी जन्म तिथि का उल्लेख भी किया है, यानी जो इनकी जन्म तिथि मैंने आपको बताई, पूछा जाता है ऐसा सवाल कि मतीराम ने निम्न में से किस ग्रंथ में अपनी जन्म तिथि का उल्लेख किया है। देखिए, यदि 10वीं से लेकर स्नातक और अधिस्नातक स्तर पर आपने यदि पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये मान के चलिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो तैयारी है आपकी, ये स्नातक स्तर की तो है ही, साथ में हम आगे भविष्य में आप जिन परीक्षाओं में बैठेंगे, जिनको फाइट करेंगे, उनकी तैयारी भी करवा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल बनते हैं कि जन्म तिथि का इनका उल्लेख जो है वो भी फूल मंजरी में ही मिलता है, खुद की जन्म तिथि का उल्लेख किया। और अंतिम और बहुत विशेष बात इसके बारे में जो पूछी जाती है वह है मुगल सम्राट जहांगीर के आश्रय में रह करके ही इन्होंने इसकी रचना की थी। किस राजा के, किस मुगल सम्राट के आश्रय में रहकर फूल मंजरी की रचना हुई, मतीराम द्वारा जहांगीर के आश्रम में किस रचना को लिखा गया, इत्यादि इत्यादि जो सवाल बनते हैं, किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जाए तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कि फूल मंजरी की रचना सन 1619 में जहांगीर के आश्रम में रह करके की। दूसरी जो कृति है वह है रसराज। नाम से ही पता चलता है कि काव्यांग पे लिखा गया, रस पे लिखा गया ग्रंथ होगा, रस और उसके अवयवों की चर्चा इसके अंदर होगी। सन 1633 से लेकर 43 इतना समय लगा इनको इस रचना को लिखने में, क्योंकि 33 से लेकर 43 के बीच में इसकी रचना हुई। इनका कोई एक सन, कोई एक तारीख नहीं मिलती कि इस रचना को इस तारीख को इन्होंने रचा। तो हम
ये जो इनके बारे में जो मिलती है दिनांक या यूं कहे वर्ष जो मिलती है, इनका रचना काल जो मिलता है वह 33 से 43 के बीच में, यानी 10 वर्ष में इस ग्रंथ की रचना की गई। और खास बात इसके बारे में, किसी भी राजा के प्रश्रय में रह करके इन्होंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की। ये स्वतंत्र रचना है, एकमात्र मतीराम की रचना जो इन्होंने किसी को समर्पित नहीं की है, किसी के राजाश्रय में रह करके नहीं लिखी है, वह है आपकी रसराज। दूसरे के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर है, यही एक मात्र ग्रंथ है जो रसिक जनों के कंठहार बनी। बहुत बार ये उक्ति पूछी जा चुकी है, ये पंक्ति दे करके पूछी जा चुकी है, निम्न में से कौन सी रचना रसिक जनों का कंठहार, मतीराम की कौन सी रचना रसिक जनों का कंठहार, मतलब बहुत ज्यादा जो रसिक जन है, जो काव्य को पढ़ने के रसिक जन है, जो रसिद्ध रचनाओं को पढ़ने में आनंद महसूस करते हैं, उनमें यह रचना बहुत प्रसिद्धि को पाती है, बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, लोगों की परम प्रिय रचना बन जाती है उस काल में। इसमें खास क्या है, जो कि रीतिबद्ध कवियों की खास प्रिय टॉपिक जो था, प्रिय बिंदु जिस पे उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है, वह है श्रृंगार रस और नायिका भेद। जहां पर भी श्रृंगार रस का वर्णन है, वहां पर आपको नायिका भेद जरूर मिलेगा। एक नायिका का प्रकार देख के उस प्रकार को सिद्ध करता हुआ, यानी उसका उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ एक दोहा या एक छंद, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कविता सवैया किसी प्रकार का हो सकता है, वह लिखा जाता है। और इस प्रकार यह भी कह सकते हैं एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है, क्योंकि काव्यांग पर लिखा गया है, सीधी सी बात है, श्रृंगार रस का वर्णन है, नायिका भेद है, तो ये एक प्रकार से काव्यांग ग्रंथ ठहरता है, किसी को भी समर्पित नहीं है। अब खास बात इसके बारे में जो पूछी जाती है, वह है इसके आधार या उपजीव्य ग्रंथ क्या है। ये इन समस्त 3-4 कवियों को जिनको मैंने पढ़ाया है आपको, और आगे भी आप किसी देव घनानंद आदि किसी भी कवि को पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें आधार ग्रंथ उनकी रचनाओं का पूछा गया है, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। इसका आधार ग्रंथ जो है भानुदत्त की, मैंने आपको बताया था रस में भानुदत्त की रस मंजरी, और दूसरी है रहीम जी की बरवे। बरवा एक छंद का नाम है, बरवे नायिका भेद पे। बरवे नायिका भेद नाम की एक रहीम जी की रचना है, जिसपे इन्होंने नायिकाओं के भेद देते हुए कुछ बरवे की रचना की, यानी छंद का नाम है बरवे, उसकी अलग पहचान है, उसकी अलग संख्या, वो हम छंदों में पढ़ेंगे। तो वो जो है बरवे लिखे गए हैं नायिका भेद, उसको आधार मानकर इन्होंने रसराज की रचना की है। तो इसके बारे में ये पंक्तियां मैंने इसलिए दी क्योंकि इन पर मुख्यतः सवाल बनते हैं। सबसे प्रिय रचना, सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना, इनकी प्रसिद्धि का आधार जो मानी जाती है, वह रचना जिसको लेकर के इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि हुई, वह रचना फूल मंजरी नहीं रसराज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली कृति की ओर। अब बात करते हैं हम ललित ललाम की। रचना हुई है 1661 से लेकर के 64 के बीच में, कोई एक दिन में रचना नहीं हुई इसकी, 61 से लेकर 64 के बीच में इसकी रचना की गई। और लगभग समस्त इनके ग्रंथ है, जितने भी लक्षण ग्रंथ उस समय में लिखे गए, वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रह के लिखे गए, तो उसी राजा को समर्पित भी किए गए हैं। तो यह भी राजाश्रय में लिखा गया है। बूंदी नरेश भाव सिंह, बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में लिखा गया। ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, बताती हूँ आपको। भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई। और दूसरी बात है, सबसे इसके लिए महत्वपूर्ण, वह है ये अलंकार ग्रंथ। जिस प्रकार रसराज रस के अवयवों पे, रस के लक्षणों पे, उदाहरणों पे लिखा गया ग्रंथ है, उसी प्रकार यह एक अलंकार ग्रंथ है। अलंकार के लक्षण और उदाहरण इसके अंदर दिए गए। ये हमारे लिए क्यों मुख्य हो जाता है, क्योंकि राजस्थान सरकार का जो आरपीएससी का जो एग्जाम होगा, उसमें इंटरव्यू के अंदर सामान्यतः ऐसे सवाल पूछे जाते हैं उन कवियों के बारे में जो राजस्थान से संबद्ध हो। तो आपको
ये ध्यान में रखना पड़ेगा, कवि राजस्थान का नहीं है, तिकवापुर कानपुर में जन्म लेता है और वही ब्रज क्षेत्र ही उसका काव्य रचना का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी बूंदी नरेश के आश्रय में भी ये रह चुके हैं। जिस प्रकार बिहारी जी राजा जयसिंह के आश्रम में रहे हैं, उसी प्रकार ये बूंदी नरेश के आश्रम में रहकर इन्होंने ललित ललाम की रचना की है। अब मतीराम सतसई के बारे में देख लेते हैं। बिहारी सतसई की प्रेरणा पर लिखी गई थी 1683 ईस्वी में। बिहारी सतसई की प्रेरणा जो बिहारी जी ने लिखी है, एकमात्र ग्रंथ जो उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार है, बिहारी सतसई, उस पर इन्होंने उसको आधार बनाकर इसकी रचना की। अब एक और ग्रंथ अंतिम जो इनका प्रमाणिक नहीं माना जाता, लेकिन जिसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, जिसके बारे में प्रश्न बनता है, वह है छंदसार। तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए, प्रमाणिक नहीं है क्योंकि उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इसका संकेत उनके अन्य कृतियों में मिलता है, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए। जो छंदसार है वो ये ग्रंथ छंद पर लिखा गया, सीधी सी बात है, काव्यांग है तो लक्षण ग्रंथ तो है ही। साथ में शंभुनाथ सोलंकी, राजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। तीनों ही भाई सोलंकी राजाओं के आश्रय में रहे हैं, उनके राज्याश्रय में रह करके इन्होंने काव्य रचना की है, अपना कवित्व जीवन जिया है। तो किस किस समय किस किस रचना को रचित करते समय की रचना करते समय वो किस किस राजा के आश्रय में रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन पर भी यदि टिप्पणी आती है इनके कवित्व जीवन के बारे में, तो आप जन्म के अलावा बहुत कुछ आपके पास है जो आप बता सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।